Hello everyone. So today we are going to start the MST CET series for 2024 and आज हम लोग शुरू करेंगे रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर से। ठीक है, तो पूरा का पूरा फिजिक्स का मैं सॉल्विंग कराऊंगा और केमिस्ट्री का सॉल्विंग कराऊंगा, फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिकली, और मैथमेटिक्स का सॉल्विंग करवाऊंगा। उसके अलावा मैं बहुत सारे पेपर्स भी आपके साथ सॉल्व करूंगा, बहुत सारे मतलब 5-7। ठीक है, इतने सारे भी नहीं। और इतना होने के बाद अगर आप इतना मेरा फॉलो कर लेते हो सीरीज, मतलब मेरे साथ लेक्चर्स में जो मैं कराता हूँ वो कर लो, इसके अलावा आप घर पे उतना ही कर लो, तो आपका 99 परसेंटाइल फिक्स आ जाएगा। मैं गारंटी लेता हूँ आपके 99 परसेंटाइल की। इसका फॉर्मेट क्या होगा, शुरू के 2 मिनट में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, है ना, ताकि चीजों को हम लोग सही से प्रोसीड कर पाए। देखो, होगा ये कि जैसे मैं आपको अपने लेक्चर्स में क्या कराऊंगा कि आप लोगों को मैं सॉल्विंग कराऊंगा। ठीक है, थ्योरी वगैरह मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि अभी तक आप लोग ऑलरेडी परफेक्ट रखे हो, क्योंकि बोर्ड्स में आपने बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ ली है। अब बार बार मैं वही कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करूँ, ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा सा रिवीजन चाहिए ही, तो मैंने आज से कई नहीं, मतलब 1 महीने पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने सारी फॉर्मूला दिए थे सारे चैप्टर्स के। ठीक है, फॉर्मूला लिस्ट दिया था मैंने पूरे फिजिक्स का, 16 के 16 चैप्टर का, उसको मैंने बैठ के बनाया था। ठीक है, हालांकि उसकी रीच उतनी नहीं रही, बट फिर भी वो पीडीएफ मैं इस वीडियो में भी लगा देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। तो फॉर्मूला लिस्ट आप डाउनलोड कर लो, उससे आप लोग रोटेशनल डायनेमिक्स का पार्ट जो है पूरा 1 पेज, वो 1 पेज अच्छे से रोटेशनल डायनेमिक्स का पढ़ लो। उससे आपको मैं गारंटी देता हूँ पूरा कंसेप्ट आपका ब्रशअप हो जाएगा। उसके बाद आप शुरुआत करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब यहाँ का फॉर्मेट क्या होगा, यहाँ पे होगा ये, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। ठीक है, थोड़ा बहुत उसको इग्नोर करना। देखो यहाँ पे फॉर्मेट क्या होगा, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तकरीबन 100 क्वेश्चंस। हो सकता है 100 से 10 कम हो या 20 ज्यादा हो, ये भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि 100 से ज्यादा हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, होगा ये कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन चलाऊंगा, यहाँ पर क्वेश्चन चलेगा और मैं यहाँ पे उसको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, कोशिश करना कि जैसे मैं पहला क्वेश्चन पेश करूं तो उसके बारे में पहले खुद सोचना, उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन देखना। अगला क्वेश्चन पेश करूं, उसके पहले खुद सोचना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। इस तरीके से होगा ये कि जैसे आप लोगों को बेसिकली, जैसे आप लोगों को सॉल्व करने का मान लो मन नहीं करता है घर पे, तो आप जैसे मेरा वीडियो ओपन करते हो, मेरे साथ सॉल्व करते हो, तो आपका हो सकता है सॉल्विंग हो जाए बढ़िया से। और जैसे मैं वीडियो में 100 क्वेश्चन करा दूं, आप घर पे भी 100 क्वेश्चन कर लो, तो भाई 200 क्वेश्चन एक चैप्टर का बहुत है। ठीक है, और उन 100 क्वेश्चन में से होगा ये कि 50% आपका मैं मतलब बुक से कराऊंगा और 50% हमारा PYQ होगा MST CET का, तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों के कवर अप हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा सारे चैप्टर बोर्ड पे ही लूं, बट हो सकता है कुछ एंड के चैप्टर्स रह जाएं जो बोर्ड पे ना हो पाए, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, अभी से ही बता देता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ 7 दिनों के लिए, आप 7 दिनों में मैं पूरा फिजिक्स, पूरा मैथ, पूरा केमिस्ट्री नहीं रिकॉर्ड कर सकता हूँ ऑब्वियसली। ठीक है, तो मैं हर वीडियो में चीज रिपीट नहीं करूंगा, फिर से बता देता हूँ। फॉर्मूला लिस्ट एक बार पढ़ लो, उसके बाद शुरू करो मेरे साथ सॉल्विंग। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो चलिए पहला क्वेश्चन रीड करिए क्या लिखा हुआ है। What is the angular speed of the second hand of a watch? देखिए, एंगुलर स्पीड वाले क्वेश्चन बड़े बेसिक होते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर MST CET में पूछ लिए जाते हैं। तो इनको कैसे करते हैं, देखो, सबसे पहले एंगुलर स्पीड होती क्या, एंगुलर स्पीड होती है आपकी ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा का फॉर्मूला होता है d थीटा बाई dt। और कोई फॉर्मूला पता है, d थीटा बाई dt मतलब थीटा अपॉन t। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और t क्या है, टाइम। तो इसमें क्या पूछ रहा है, एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड ऑफ अ वॉच। ठीक है, तो जैसे एक सेकंड वाली सुई होती है, तो वो घड़ी में कैसे घूमती है। सेकंड वाली सुई यहाँ से शुरू करती है 12 से, ऐसे घूम घूम कर यहाँ पर वापस आ जाती है। तो बेसिकली थीटा कितना हुआ सेकंड वाली सुई के लिए घड़ी का, तो घड़ी कितने की होती है टोटल, एक सर्कल होता है मतलब 360 डिग्री, इसका मतलब थीटा कितना हुआ 2 पाई। और टाइम कितना लगता है सेकंड हैंड को पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में, 1 मिनट लगता है। सेकंड हैंड को एक सर्कल कंप्लीट करने में 1 मिनट लगता है, मतलब 60 सेकंड। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई बाय 60, दैट इज पाई बाय 30। सोचने वाला क्वेश्चन था, समझ में आया, कुछ लोगों के ऊपर से चला गया होगा, दोबारा देखो समझेगा। चलो एक और क्वेश्चन नेक्स्ट वाला। अच्छा, ऐसे ही आप लोग एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ बता सकते हो। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितना आएगा, बेसिकली अर्थ कितना होता है, अर्थ भी एक सर्कल ही कवर करता है 2 पाई का। ठीक है, उसके अलावा उसको टाइम कितना लगता है, 1 साल का टाइम लगता है। तो 1 साल को आप सेकंड्स में कन्वर्ट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये शायद 24 घंटे को मानकर यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, 24 घंटा मानकर यहाँ पे शायद कर दिया गया है, देख लेना जैसा भी रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड टू द आर हैंड। ठीक है, मतलब यहाँ पे रेशियो पूछा है, मिनट हैंड का एंगुलर स्पीड उसको हम मान लेते हैं ओमेगा m, और आर हैंड का एंगुलर स्पीड उसको हम मान लेते हैं ओमेगा h। चलो, तो इसका रेशियो आप लोगों को बताना है होगा क्या। तो देखो, सबसे पहले मिनट हैंड वाली जो सुई होती है वो क्या करती है, बेसिकली यहाँ से शुरू करती है, यहीं पे खत्म करती है। तो आप अगर ध्यान दो तो मिनट हैंड वाली सुई 1 घंटे में टोटल कवर करती है, 1 घंटे में टोटल कवर करती है। मतलब मिनट हैंड के लिए अगर मैं थीटा अपॉन टाइम लगाऊं तो थीटा कितना कवर किया उसने, 2 पाई। एक पूरा सर्कल कितने देर में कवर करती है, 1 घंटे में कवर करती है। तो इसकी यूनिट में लेता हूँ, 1 घंटे को अगर हम सेकंड में लिखेंगे तो कितना आएगा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट इंटू 60 सेकंड।
मैंने 1 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट किया, तो उसके लिए पहले 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट में कन्वर्ट हुआ, फिर मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने अगेन एक और 60 से मल्टीप्लाई किया। आर हैंड की बात करूं तो आर हैंड भी 2 पाई कवर अप करेगा, लेकिन उसको टाइम कितना लगता है। अब देखो आर हैंड को 12 से 12 पे वापस आने में कितना टाइम लगता है। जैसे आर हैंड आपका शुरू करता है 12 से, ठीक है, 12 घंटा बीतता है तब वो दोबारा इस पे आ जाता है। इसका मतलब उसको कितना लगता है, उसको लगता है 12 घंटा। तो 12 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 इंटू 60। इसका रेशियो पूछा तो इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो 2 पाई खत्म हो जाएगा, 60 खत्म हो जाएगा, ये 12 चला जाएगा ऊपर, तो आपका आंसर आ जाएगा 12:1। समझ में आ गया। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, चलो एक जनरल क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज रिवॉल्विंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इज 3.5 आरपीएस। ठीक है, आरपीएस रोटेशन पर मिनट या रेवोल्यूशन पर सेकंड, जो भी आप इसको मानना चाहो। और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आपको दिया है, पूछा है एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉडी पूछा, मतलब आपसे ओमेगा पूछ रखा है, और आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दे रखा है 3.5 आरपीएस। तो ओमेगा का फॉर्मूला लगा दो ना, 2πf, सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। सो इट विल बी अबाउट, जैसे आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, इसको 3 रोटेशन पर सेकंड को अगर आप लोग कितने में कन्वर्ट करना चाहो, मतलब इसको अगर आप लोग ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, तो इट विल बी 7 पाई आ जाएगा आपका ओमेगा। तो 7 पाई मतलब 7 इंटू 3.14, सो इट विल बी अबाउट 22 रेडियन पर सेकंड। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 kg ऑब्जेक्ट अटैच्ड टू अ नाइलॉन कॉर्ड, ठीक है, to a space vehicle is rotating at a speed of 5 meter per second. If the force acting on the cord is 125 Newton, its radius of path is। देखो मतलब बेसिकली यहाँ पे तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक मास है, जिसका वेट कितना है 10 kg, मतलब जिसका मास कितना है 10 kg। इस पर फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, इस पर फोर्स एक्ट कर रहा है 125 न्यूटन, और आपसे यहाँ पे इसका रेडियस पूछ रहा है, इसके पाथ का रेडियस पूछ रहा है। ठीक है, और कितनी वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, और इससे आप लोगों को पूछ रहा है ये जिस सर्कल में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, जिस सर्कल में रोटेट कर रहा है, वो सर्कल का रेडियस है कितना। तो हम लोग जानते हैं कि भाई कोई भी चीज सर्कल में रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो ऑब्वियसली वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, mv²/r या फिर m⍵²r। तो m⍵²r तो यहाँ पे लगेगा नहीं, क्योंकि हमें ओमेगा नहीं v दिया है। तो F कितना दिया हुआ है 125 न्यूटन, तो ये हो गया 125। मास कितना है 10 kg, वेलोसिटी है 5, तो 5 का स्क्वायर है तो 2 बार आएगा, और यहाँ पे r, सो 5 5 जो 25, सो यहाँ पे रेडियस आ जाएगा 2, सो यहाँ पे रेडियस आ गया 2 मीटर। इजी क्वेश्चन यार, ये तो मैंने क्यों ही उठाया मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आए इन सभी क्वेश्चन को आप लोग एक बार रेफर जरूर कर सकते हो। बाकी ये सारे जनरल क्वेश्चन है जो मैं बीच में से उठा रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा था, एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ द रोड डज नॉट डिपेंड अपॉन। ठीक है, एंगल ऑफ बैंकिंग किसके ऊपर नहीं डिपेंड करता है, तो एंगल ऑफ बैंकिंग आपका मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मास वहां पे कितना भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जब फॉर्मूला देखोगे तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, v²/rg। ठीक है, तो v²/rg में आपको m दिख रहा है कहीं पे क्या, नहीं, यहाँ पे रेडियस भी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब g भी है, स्पीड ऑफ व्हीकल मतलब v भी है, लेकिन यहाँ पे m नहीं है, तो मास ऑफ द व्हीकल पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, अ 500 kg कार टेक्स अ टर्न ऑफ रेडियस ऑन रेडियस 50 मीटर विद वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा। mv²/r लगाओ, बस ध्यान रखना कि यहाँ पे वेलोसिटी को आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो। तो किलोमीटर पर आवर में अगर कोई चीज दी हुई है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है 5/18 से। तो इसका आंसर मैं बता भी देता हूँ, खैर कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 550 250 के आसपास आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नहीं, अब देख लेना इसका आंसर जो भी है। ठीक है, कमेंट कर दो चाहिए तो। आ जाओ वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बोला हुआ है, पार्टिकल ऑफ मास m टाइड विद स्ट्रिंग इज रिवॉल्व्ड इन अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन विद सेम स्पीड, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग द टेंशन स्ट्रिंग इज एट पॉइंट। तो देखो कहाँ पे स्ट्रिंग टूटने का सबसे ज्यादा चांस होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ पर है। तो जहां पर सबसे ज्यादा टेंशन होता है वहीं पर सबसे ज्यादा टूटने का चांस होगा। तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि जब स्ट्रिंग एक रोटेट करती है वर्टिकल सर्कल में, तो वहां पे टेंशन कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, नहीं पता है, अरे बॉटम पे होता है ना, तो वहां पे सबसे ज्यादा चांस है। ठीक है, सो ओके। और बाकी बहुत सारी चीजें इसमें से आपने कर रखी है ऑलरेडी थ्योरी में, तो इसलिए मैं बाकी चीजें करा नहीं रहा हूँ। ठीक है, चलो जैसे यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढने वाला क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द टॉर्क एक्टिंग पर यूनिट एंगुलर एक्सेलरेशन, ये ठीक है। ठीक है, SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज kg मीटर स्क्वायर, चलो ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यही होता है। डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज दिस L2 m1, ये भी ठीक है, क्योंकि आपको पता है मीटर स्क्वायर है तो L2, kg है तो m1 और t0। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ गिवन बॉडी इज कांस्टेंट,
सही है क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बॉडी के लिए कांस्टेंट होता है क्या? नहीं होता ऑब्वियसली, क्योंकि यही तो बचा हुआ है अब, राइट। तो ऑब्वियसली यही रॉन्ग होगा आपका, है ना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज 9 जूल, ठीक है, एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2 kg मीटर स्क्वायर, देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इन रेडियन पर सेकंड विल बी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv² होता है, और अगर उसको हम लोग रोटेशन वाले केस में ले आए तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? हाफ मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया और v की जगह ओमेगा। तो काइनेटिक एनर्जी आपको 9 दी हुई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको 2 शायद दिया हुआ है, ओमेगा स्क्वायर पूछ रहा है, तो ये इससे समाप्त हो जाएगा, तो ओमेगा आ जाएगा 3। सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? चलो जैसे एक और क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, एंगुलर स्पीड दिया हुआ है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब आई पूछ लिया। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर ही सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देख लो, जैसे रेडियस ऑफ गायरेशन पूछ रहा है कि किस पर डिपेंड करता है, तो वो सिर्फ रेडियस पर डिपेंड करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, आपको पता ही है। अच्छा रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? एक लेंथ है, तो उसमें सिर्फ L1 आएगा, M0 T0 आएगा, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन, ओके। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा, इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज 2.5 kg मीटर स्क्वायर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे रखा है 2.5 kg मीटर स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है? टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा, यहाँ पे दिया हुआ है 18 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इसके लिए कितना टॉर्क लगेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो टॉर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन को लेके एक रिलेशन होता है, जो शायद आप इस समय भूल रहे हो, जो कि होता है टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। तो टाउ आपको पूछ रहा है, आई आपको दे रखा है 2.5, अल्फा आपको पता है 18, तो 18 दूना 36 होता है और 18 पचे 90 होता है, तो 36 और 9 कितना हो गया? 45। तो 45 का यहाँ पे टॉर्क जरूरी है। यूनिट वगैरह से हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? सीईटी कर रहे हैं, जेई नहीं, सॉरी बोर्ड्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो 45 विल बी द आंसर, 45 न्यूटन मीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस्टेंट का पल, ठीक है, तो बकवास क्वेश्चन है, सेम टू सेम टाइप का, ठीक है। तो ये बेसिक रिलेशंस आपको याद रहने चाहिए, जैसे टाउ बराबर आई अल्फा, एल बराबर आई ओमेगा, ये जो रिलेशंस है ना थोड़े बहुत, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये सारे आपको याद रहने चाहिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है, अ कांस्टेंट टॉर्क इज अप्लाइड ऑन अ सर्कुलर व्हील विच चेंजेस इट्स एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम 0 to 4L इन 4 सेकंड, द टॉर्क इज, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम में चेंज आया, तो डेल्टा एल जो है वो आया 4L, ठीक है, और टाइम कितना लगा यहाँ पे? डेल्टा टी कितना यहाँ पे? 4 सेकंड। तो आपसे क्या पूछ रहा है? टॉर्क कितना हुआ। तो टॉर्क आप कैसे पता कर सकते हो? टॉर्क के बेसिक डेफिनेशन पर जाओ। टॉर्क का बेसिक डेफिनेशन क्या था? टॉर्क का बेसिक डेफिनेशन था डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा एल है अपॉन यहाँ पे 4L और 4 सेकंड, तो 4 से 4 खत्म, तो यहाँ पे सिर्फ एल बचा, तो यहाँ पे एल आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ऐसा बेसिक से भी क्वेश्चन आपको कभी कभी देखो पूछ सकता है, तो इसलिए सब कुछ जरूरी है यहाँ पे, समझ रहे हो। चलो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 10 kg एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर विदाउट स्लिपिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी। देखो काइनेटिक एनर्जी दो होती है, एक होती है हाफ mv² जो की होती है ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, एक होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जो की होती है रोटेशनल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? चाहिए तो इस स्फीयर का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो, ठीक है, या तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना ही पड़ेगा तो ऑब्वियसली। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 2/5 mr²। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इसके लिए अलग से निकालना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सॉलिड स्फीयर का? 2/5 mr²। डायमीटर दिया है, उससे रेडियस आ जाएगा, ध्यान रखना डायमीटर सेंटीमीटर में, उसको मीटर में कन्वर्ट करना, ठीक है। और आपको ओमेगा को चेंज करना होगा वी और आर में। वी बराबर क्या होता है? वी बराबर होता है ओमेगा आर। तो वी बराबर ओमेगा आर से आप जब उसको चेंज कर दोगे ओमेगा बराबर वी बाय आर में, तो वहां पे वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेडियस भी आपको दिया हुआ है, तो उससे आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सिर्फ मैग्नीट्यूड देख लेना, बाकी वैल्यू तो यहाँ पे सबकी सेम है 175, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन में पूछ रहा है, A solid sphere at the top of incline 0.6 meter high is released, ठीक है, without its linear speed at the bottom will be। चलो तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि इसमें आप लोगों को टेक्स्ट बुक में एक चीज मेंशन की हुई है कि यहाँ पे कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। इसका मतलब ये है कि बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी, ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी एच हाइट नीचे आने के बाद? वो होगी mgh। वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है काइनेटिक एनर्जी के। तो फिलहाल इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आप लोग चाहे तो यहाँ पे इसको टोटली भी कर सकते हो, टोटली मतलब बेसिकली फॉर्मूला डायरेक्टली याद करके कर सकते हो, बट जनरली कैसा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऐसा डिराइव करके करो, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv² प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr²। ओमेगा क्या होता है? v² बाय r²। अरे मतलब ओमेगा को आप v बाय r लिखो, v बराबर ओमेगा r था, ओमेगा को v बाय r लिखो, उसके बाद इसे चेंज करोगे तो r² खत्म, सारी जगह m था तो m खत्म,
ठीक है। तो जी एच इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ वी स्क्वायर प्लस हाफ, यहाँ से एम आर स्क्वायर सब खत्म है, तो यहाँ भी हाफ वी स्क्वायर है। तो जी एच बराबर आ गया वी स्क्वायर, तो वी बराबर आ गया रूट जी एच। तो एच कितना है यहाँ पे 0.6 और जी की वैल्यू होती है 9.8 ले लो या फिर 10 ही ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तकरीबन √6 के इक्वल आएगा। अब √6 के इक्वल देख लो, √6 की वैल्यू देख लो कितनी होती है, उसके हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट है, हाफ वी स्क्वायर प्लस हाफ वी स्क्वायर, करेक्ट। अच्छा, देखो मिस हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसका, सॉलिड स्फीयर का, वो होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। वही मैं बोला इसकी वैल्यू ऐसी आ नहीं रही है, तो ये आ जाएगा 2/5 वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिकली आएगा हाफ वी स्क्वायर प्लस 2 से 2 खत्म 1/5 वी स्क्वायर। तो टोटल आंसर देखो कुछ और आएगा। ठीक है, जी एच इक्वल टू वी स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर इसको सॉल्व करोगे 1/2 प्लस 1/5 तो 7/10 आ जाएगा। तो जी की वैल्यू डालो 10, एच की वैल्यू डालो 0.6 इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू 7/10। ठीक है, तो 10 इंटू 0.6 हो जाएगा 6, तो 6 इक्वल टू 7 वी स्क्वायर बाय 10, तो वी स्क्वायर आ जाएगा आपका 60/7। तो वी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा रूट, मतलब वी इक्वल टू आ जाएगा रूट 60/7 कितना हो जाएगा 8.5 के आसपास आ जाएगा। 8.5 का अंडर रूट 2.9 के आसपास आता है, तो यहाँ पे 2.9 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको सॉलिड स्फीयर का रखना था, जो कि होता है 2/5। अब हो सकता है बाई चांस क्वेश्चन में ये बोल देता कि एक डिस्क रोल किया गया है, तो डिस्क को रोल किया गया तो फिर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप रखते हैं और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। चलो, जैसे ये देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे टाइप के फेमस हैं, जैसे आप लोगों को क्वेश्चन में मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज करके कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको पूछ रखा है, दैट इज थीटा इक्वल टू 2t प्लस 3t स्क्वायर। ठीक है, इससे आपको पूछ रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन एट t बराबर 2 सेकंड कितना होगा। तो यार आपको पता है कि जो ओमेगा होता है वो होता है डी थीटा बाई डी टी, और जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो होता है डी ओमेगा बाई डी टी। इसका मतलब इस थीटा को जब टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ओमेगा मिलेगा। तो ओमेगा आ जाएगा आपका डी बाई डी थीटा ऑफ 2t प्लस 3t स्क्वायर। तो 2t प्लस 3t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 2 प्लस 6t। अब इस ओमेगा को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो उससे आपको मिलेगा अल्फा, तो डी बाई डी टी ऑफ 2 प्लस 6t, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 6। तो ये आपका अल्फा आ जाएगा 6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे टाइम की वैल्यू डालने की जरूरत पड़ी नहीं, हालांकि हो सकता है ऐसा क्वेश्चन होता जिसमें टी कैंसिल नहीं होता तो वहां पे डालना पड़ता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। ये रेडियस आपको दिया हुआ है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर मान लो, चलो ठीक है। और आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑन द इक्वेटर इज नियरली। ठीक है, इक्वेटर पे लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी उसको आप लोगों को वैल्यू पूछ रहा है, मतलब वी पूछ रहा है। तो आपने ओमेगा ऑलरेडी अर्थ का कैलकुलेट किया था लास्ट टाइम, तो v बराबर ओमेगा आर लगा दो, ओमेगा वहां से आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए, तो v बराबर ओमेगा आर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि एंगुलर वेलोसिटी अगर 70 रेडियन पर सेकंड है और रेडियस इतना है तो लीनियर वेलोसिटी कितना होगा। तो v इक्वल टू क्या होता है ओमेगा आर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 35 मीटर पर सेकंड आपको निकल कर आ जाएगा। करेक्ट है, चलो, सो कीप प्रैक्टिसिंग दिस। चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन बोल रहा है आप लोगों को कि 2 कार्स, देखो मैं बार बार पॉज करने नहीं बोलूंगा, जैसे मैं बोलूँ क्वेश्चन बोल रहा है या फिर साइड में मैं लिख दूंगा क्वेश्चन को, तो आप पॉज करो, खुद से देखो, एकदम एक्टिवली देखो लेक्चर को। ठीक है, कोशिश करो 1x पे देखो, कहाँ मैं 3-4 घंटे पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटे 1.5 घंटे का मुश्किल से सेशन होगा। करेक्ट है, यहाँ पे जैसे कार C1 है, ठीक है, और लेक्चर के एंड में जो बताएगा हमने कितने क्वेश्चन किए, कुछ बता देना बस कितने क्वेश्चन किए, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ यार इतने क्वेश्चन कर लिए। इसमें बोल रहा है एक कार C1 है और एक कार C2 है, दोनों एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल में। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है सर्कल विद द सेम सेंटर। तो जैसे यहाँ पे सेंटर है, तो इस बड़े वाले सर्कल का भी यही सेंटर, इस छोटे वाले सर्कल का भी यही सेंटर है। तो छोटे वाले सर्कल के लिए रेडियस मान लो R2 है और इस बड़े वाले सर्कल के लिए रेडियस मान लो R1 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो कंप्लीट करेंगे जब अपने वो सर्कल को, तो स्पीड कितनी होगी कार C1 की और कार C2 की। तो लीनियर स्पीड की बात कर रहा है ऑब्वियसली, वो v की। तो v बराबर क्या होता है ओमेगा आर होता है, करेक्ट। और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा हो जाएगा 2π/t। ठीक है, तो बेसिकली दोनों के दोनों सेम टाइम में कवर अप करते हैं, तो टाइम तो दोनों के लिए सेम है, 2 तो सबके लिए सेम होता है, पाई की वैल्यू सबके लिए सेम होती है, मतलब बेसिकली ओमेगा यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। नहीं समझ पा रहे हो, देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि दोनों ही कार्स जो है वो सेम टाइम में कंप्लीट करती हैं सर्कल को। ठीक है, इसका मतलब v इक्वल टू ओमेगा आर हमें लगाना पड़ेगा वेलोसिटी अगर निकालनी है तो। अब देखो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2π/t, अभी घड़ी वगैरह वाला क्वेश्चन कर रहे थे, यही तो यूज कर रहे थे। अगर दोनों सेम टाइम में यूज कर रहे हैं तो टाइम तो दोनों के लिए सेम हो गया, और 2π क्या है 360 डिग्री, ये भी दोनों के लिए सेम होगा, दोनों ही कितना कवर अप कर रहे हैं 360 डिग्री, तो बेसिकली ये भी सेम हो गया। इसका मतलब ओमेगा ही बेसिकली सेम हो गया। तो बेसिकली स्पीड ऑफ कार C1 किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे। तो C1 का आ जाएगा R1, C2 का आ जाएगा R2।
राइट। इसका मतलब जिसका रेडियस छोटा होगा उसकी स्पीड कम होगी, जिसका रेडियस बड़ा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, तभी तो सेम टाइम पे कवर अप करेंगे। वरना मान लो अगर ये तेजी से कर दिया और ये स्लोली किया, तो ये बड़ा वाला सर्कल अगर स्लोली करेगा, इसी को बोलते हैं फील। अब देखो फिजिक्स की जिसको फील होती है ना, वो आधे से ज्यादा क्वेश्चन नीट के यूं कर देता है। मैं ठीक है बताता हूँ आप लोगों को एक बढ़िया सी कहानी। देखो फिजिक्स की जिसको फील होती है वो अपने फील्ड से नीट के मोर देन 50% क्वेश्चन उड़ा सकता है। जैसे मैं अगर थोड़ा सा अपना पीछे का बताऊं, ठीक है 2 मिनट 2 मिनट सुन लो। जब मैं कोटा में प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरा एक दोस्त था जो नीट की तैयारी कर रहा था सेम टाइम पे। उसने एक दिन वीडियो कॉल किया प्रोजेक्टाइल मोशन का, और प्रोजेक्टाइल मोशन का कुछ समझने के लिए उसने वीडियो कॉल किया। तो उसने मेरे को एक क्वेश्चन भेजा, बोलता है यार ये क्वेश्चन मेरी क्लास में ज्यादा लोग नहीं बना पाते। बोला किधर बैठता है, बोलता है बैक बेंचेस पे, बोला इसलिए नहीं बना पाते। सब कहने की बातें हैं कि ग्रेट माइंड्स आर फाउंड एट लास्ट बेंचेस, ठीक है। हाँ कई सारे रेयर केसेस होते हैं जैसे वो थे, लेकिन मोस्टली जगहों पर जो टॉपर्स होते हैं वो आगे बैठते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। क्या मतलब मैं लास्ट बेंच पे बैठता नहीं, स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। कॉलेजेस में ऑब्वियसली टॉपर जो है पीछे ही बैठते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उसने फोन किया तो मैंने उसको 20 सेकंड में सॉल्व करके दे दिया। उसने बोला कैसे किया, बोला फील से। उसने सॉल्यूशन दिखा, मतलब सॉल्यूशन क्या, मैंने दिमाग में किया है। तो उस दिन हुआ ये कि उसने मेरे को 10 क्वेश्चन दिखाए कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन के, उसमें से 5 क्वेश्चन मैंने बिना सॉल्व करे उसको बता दिए। थ्योरेटिकल हो गए, कुछ फॉर्मूला बेस्ड हो गए, तो मैंने उसको फील से करके दिखा दिया। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में तो फील आ रहा है ना यार कि अगर छोटे सर्कल को गाड़ी तेजी से कवर अप करेगी तो बड़ी वाली गाड़ी तो सेम टाइम में कवर अप कर ही नहीं पाएगी। अगर दोनों को यहाँ से शुरू करके यहाँ पर सेम टाइम में आना है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो ये वाली गाड़ी है C1 गाड़ी है, इसको स्लो चलना पड़ेगा, सॉरी तेज चलना पड़ेगा, और ये छोटे सर्कल वाली गाड़ी है इसको थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा। तब ये छोटा वाला सर्कल स्लोली कवर अप करेगी और ये बड़ा वाला सर्कल तेजी से कवर अप करेगी, और दोनों सेम टाइम पे करेगी। तो फील आ रहा है ना, C1/C2 R1/R2 खत्म। रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, जिसका रेडियस बड़ा है तो डायरेक्टली उसके प्रोपोर्शनल। रेडियस बड़ा तो स्पीड ज्यादा, रेडियस बड़ा स्पीड ज्यादा, रेडियस छोटा स्पीड कम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं, चलो छोड़ो मंदबुद्धि हो जा रही है तुम लोग। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है अ व्हील इज 0.25 मीटर इन रेडियस, ठीक है। एक चक्का है जिसका रेडियस कितना है 0.25 मीटर है, ठीक है। इसका रेडियस कितना है 0.25 मीटर है, ठीक है। जब ये 15 रेवोल्यूशन 1 मिनट में करता है तो इसकी लीनियर स्पीड कितनी हो जाती है। तो यार ये तो तुम्हें आरपीएम दिया हुआ है, तुम्हें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। अच्छा ओमेगा दिया हुआ है तुम्हें, बेसिकली फ्रीक्वेंसी दी हुई है कितनी 15 आरपीएम। तो इसको आरपीएस में कन्वर्ट करो पहले, ठीक है। मतलब रोटेशन पर सेकंड में कन्वर्ट करो या रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करो। तो मैंने क्या बोला, अगर मिनट में हो तो तुम्हें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2π/60 से, ठीक है। और अगर सेकंड्स में मतलब बेसिकली आरपीएम से रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 2π/60 से मल्टीप्लाई करो। आरपीएम से आरपीएस में करना हो तो डिवाइड बाय 60 करो जस्ट, ठीक है। अब ये बेसिक चीजें हैं यार, ये सब मैं थ्योरेटिकल लेक्चर में बताता नहीं फिरूंगा। तो फ्रीक्वेंसी आ गई यहाँ पे π/2। अब ओमेगा क्या होता है आपका, ओमेगा होता है 2πf, ठीक है। ये बेसिकली ओमेगा ही है आई गेस आपका, यस बेसिकली आप लोगों को ओमेगा ही दे रखा है, क्योंकि हमने क्या किया इस आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। तो जब हमने रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया तो बेसिकली हमने इसको ओमेगा में कन्वर्ट कर दिया। दिया आपको फ्रीक्वेंसी था, लेकिन उसको हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया बाय मल्टीप्लाइंग बाय 2π से हमने मल्टीप्लाई किया ना। ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf, ये 2π यही वाला है, ठीक है। तो v बराबर फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा r। तो v कितना है आपको वही पता करना है, ओमेगा कितना है π/2, रेडियस कितना है 0.25 मीटर मतलब 1/4 मीटर। तो 1/4 कर दो तो ये आंसर आ जाएगा आपका π/8। ओके सो दिस इज इट। आगे बढ़ते, कोई गलती हो जाए तो वो भी बता देना, ठीक है। अगर तुम्हें किसी आंसर में डाउट हो उसको ऑनलाइन सर्च करो, सॉल्यूशन में गलती हो वो भी आप लोग बता सकते हो, क्योंकि मैं ऐसा कोई सॉल्यूशन देख के आया नहीं हूँ, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन देख रहा हूँ, शुरू हो जा रहा हूँ, जैसे लग रहा है कि भाई हाँ ये हार्ड है ये शायद ना हो, क्या मतलब मैं उसे छोड़ दे रहा हूँ यार, ऐसा नहीं है यार। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओमेगा इक्वल टू 3i - 4j + k, ठीक है। r इक्वल टू 5i - 6j + 6k। तो आपको पता है फॉर्मूला v इक्वल टू होता है ओमेगा क्रॉस r, v इक्वल टू फॉर्मूला होता है ओमेगा क्रॉस r। तो ओमेगा और r का आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। अब क्रॉस प्रोडक्ट करना मैं नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। और डिटर्मिनेंट बना के करते हैं, कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अगर थीटा बराबर वैल्यू है θ0 + θ0t, थीटा प्लस θ0e 2 स्क्वायर थीटा, अच्छा θ2 है ये, ठीक है। और ये θ1 है। तो आपसे पूछ रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक बार डिफरेंशिएट करो तो ओमेगा आएगा, θ0 कांस्टेंट 0 हो गया, यहाँ से t रिमूव हो जाएगा तो θ1 बचा, यहाँ से 2 नीचे आएगा ये बचेगा 2θ2t। फिर अल्फा निकालोगे, 0 का डिफरेंशिएशन 0, θ1 कांस्टेंट बचा है 0, यहाँ पे बचेगा 2θ2, तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा 2θ2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों को बोला है कि एक एयरक्राफ्ट है जो कि हॉरिजॉन्टल लूप्स को एग्जीक्यूट कर रहा है। हॉरिजॉन्टल लूप्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जैसे आप लोगों का मान लो एक सर्कल है,
ठीक है। तो उसमें वो ऐसे लूप्स पे घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस लूप्स का जो रेडियस है वो आपको दे रखा है 1 किलोमीटर, और स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है 900 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v²/r। अगर आप वो फॉर्मूला लिस्ट देखे रहोगे तो ये सारे फॉर्मूला आपको वहां पे मिलेंगे, है ना। ओके, तो उसको अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो डिवाइड बाय जी, ये आप लोगों को वैल्यू निकालनी है। मतलब बेसिकली आपको v²/rg की वैल्यू निकालनी है। तो वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है, 900 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो 1850 हो गया 250। तो वेलोसिटी होगी 250 इंटू 250। रेडियस है 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, रेडियस है 1000। जी की वैल्यू 10 मान लो तुम अपने आप से, ठीक है। तो 254 1000 होता है, और 0 से 0 खत्म, तो 25/4 आपका आंसर आ जाएगा। है क्या ऑप्शन में, रहना तो चाहिए। ओके, तो 25/4 ऑप्शन में ना होकर 6.25 है, तो 6.25 ही करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन वैसे इजी है। 100 kg कार इज मूविंग विद अ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर पर सेकंड अक्रॉस अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 30 मीटर। मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड कार, तो वो mv²/r के इक्वल होगा। ये तो आप लोगों को पता है कि फ्रिक्शन यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, ठीक है। सो इजी क्वेश्चन थे ये सारे, बोर्ड वाले क्वेश्चन है, तो हम लोग जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अर्थ बेसिकली एक सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर मतलब वो स्फीयर जो कि अंदर से भरा हुआ हो, खोखला ना हो। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 mr²। तो बेसिकली अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब इस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास क्या होता है अर्थ का, वो तो पता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी के टर्म्स में आंसर दिया है, तो मास को हम लोग चेंज कर देंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है अर्थ का, 4/3 πr³। ये हो गया r³ और ये हो गया r²। सो 2 4 हो गया 8, 5 3 हो गया 15, तो ρ पाई r⁵। तो 8/15 ρ पाई r⁵। देख लो आप लोग, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, दिमाग वाले क्वेश्चंस है वैसे। इफ द रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर इज डबल्ड बाय कीपिंग इट्स मास कांस्टेंट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो क्या हो जाएगा। तो देखो, अगर रेडियस सॉलिड स्फीयर का आप डबल कर दोगे, ठीक है, रेडियस मतलब आपने डबल कर दिया, तो बेसिकली रेडियस आपने डबल कर दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो था 2/5 mr², ठीक है। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या है, 2/5 mr²। बेसिकली ये जो r2 है ये r1 का डबल है, मतलब r2 इक्वल टू क्या है, 2 टाइम्स r1 है। तो इस r2 की जगह आप 2 टाइम्स r1 डालो, ये हो गया 2 टाइम्स r1 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 बाहर आके 4² हो जाएगा, तो i2 आ जाएगा आपका 2/5 m4r1², ठीक है। तो 2/5 mr1², 2/5 mr1² की जगह आप लिख सकते हो i1, तो i2 बराबर आ गया 4i1। तो यहाँ से आप i1/i2 की वैल्यू देख सकते हो, कितनी आ गई, 1/4, ठीक है। तो i1/i2 की वैल्यू आ गई 1/4। इजी है, नहीं समझ पाए, अरे भैया तुमने r2 की जगह पे r1 का वैल्यू रिप्लेस कर दिया, तो वो वैल्यू जैसे आपने रिप्लेस किया आपको दिखा कि जो i2 है वो r1 के टर्म्स में 4 गुना है, तो i1/i2 की वैल्यू आ गई 1/4, ठीक है। लोग शौक में, यार कैसे किए जा रहे हो, कैसे किए जा रहे हो, ठीक है यार, कभी PYQs तो आने दो, अभी और रोगे तुम। PYQs काफी हार्ड है वैसे, ये थोड़ा बेसिक्स के लिए सही है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद PYQs। चलो तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन है यहाँ पे। ओके, a particle at rest starts moving with constant angular acceleration of 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। पहला ही क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं जिसमें आपको अल्फा दे रखा है 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इसमें बोला एट व्हाट टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ इट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल। अरे यार, इस क्वेश्चन के साथ मतलब मेरी थोड़ी दुख बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं बताऊं, चलो अगर बुरा लगे स्किप कर देना, ठीक है। मतलब कि भाई क्या टाइम वेस्ट कर रहा है। ये क्वेश्चन ना हमारे क्लास में करवाया था सर ने। ये क्वेश्चन एक्चुअली IE इरोडोव बुक का है, इरोडोव बुक का ये क्वेश्चन है। तो काइनेमेटिक्स के लेक्चर्स के दौरान सर ने हमें क्लास में कराया, तो ये क्वेश्चन मेरे क्लास नोट्स में था। तो क्या बड़ी बात हो गई, बड़ी बात ये है कि ये क्वेश्चन इरोडोव का था। तो ये क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में मेरे जेई एग्जाम में आया जेई मेंस में। और कमाल की बात बताऊं, मैंने इस क्वेश्चन को सीरियस नहीं लिया। मैंने बोला काइनेमेटिक्स से यार ये क्या ही है, ये तो दोनों को इक्वल करके कर देंगे। लेकिन मैं करना कैसे वो भूल गया था। इतना रिग्रेट हुआ था ना उस दिन, मतलब ऐसे 6-7 सिली मिस्टेक्स थी, वरना फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर वो 6-7 सिली मिस्टेक मैं नहीं करता तो 28 मार्क्स 24 मार्क्स के अबाउट बढ़ जाते, तो 97 परसेंटाइल के आसपास इजीली बन जाता है। खैर, तो बेसिकली इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब इक्वल होंगे। तो दोनों को इक्वल कर दो, तो ये क्या होता है v²/r और ये क्या होता है r अल्फा। तो बेसिकली v²
अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया अल्फा कितना है 4, हमने आर को नीचे लिया तो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बराबर 4 आ गया, रूट ले लो तो वी बाय आर बराबर आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम को मैं कैसे लाऊं, टाइम को तो मैं यहाँ पर ला ही नहीं सकता हूँ। तो देखो टाइम को हम लोग कैसे ला सकते हैं, हम जानते हैं अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी, तो अल्फा होता है 4, तो 4 इक्वल टू हो गया डी ओमेगा बाई डी टी, तो डी ओमेगा आ गया आपका 4 डी टी, तो ओमेगा आ गया आपका 4 टी, क्या किया हमने दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, तो ओमेगा आ गया आपका 4 टी। अब v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है ओमेगा आर, तो ओमेगा आर अपॉन आर इक्वल टू 2, तो आर से आर कैंसल, तो ओमेगा बराबर आ गया 2, बट ओमेगा की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है 4t, तो 4t इक्वल टू आ गया 2, तो t बराबर आ गया 1/2। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को निपटाते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब मैंने घर आकर देखा था तो थोड़ा रिग्रेट हुआ था, लेकिन फिर मैंने सोचा यार कोई नहीं, इसका उतना भारी वो भी नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी ऑफ मास m एंड रेडियस ऑफ गायरेशन k एज एन एंगुलर मोमेंटम l, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो यार एंगुलर मोमेंटम l आपको दे रखा है, रेडियस ऑफ गायरेशन k दे रखा है, और ओमेगा आपसे पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी, हाँ ओमेगा आपसे पूछ रहा है। तो आपको एक रिलेशन नहीं पता है, l बराबर आई ओमेगा, l आपको l दिया है, i आप लिख सकते हो mk स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, ओमेगा पूछ रहा है, ओमेगा हो जाएगा l बाय mk स्क्वायर, खत्म। अच्छा ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है l बाय mk स्क्वायर का, अच्छा है, सॉरी मैंने बोला भाई ऑप्शन ही नहीं है, कैसे हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी, छोड़ दो इसको। चौथा क्वेश्चन देखो क्या कर सकते हो आप लोग। इस क्वेश्चन में बोला डिफरेंस इन इट्स काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। ठीक है, तो आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो बॉटम पर काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, बॉटम की वेलोसिटी आपको पता ही है, बॉटम की वेलोसिटी कितनी होती है, √5gr। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपको बॉटम की वेलोसिटी पता है, टॉप की वेलोसिटी पता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ की वेलोसिटी उठा के यहाँ डालो, यहाँ की वेलोसिटी उठा के यहाँ डालो, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, आगे बढ़ते हैं। चलो जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है 2 बॉडीज रोटेट विद काइनेटिक एनर्जी E1 एंड E2। ठीक है, इसका इसमें बोल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो रेशियो है वो है I1 इक्वल टू I2/3, मतलब I1 अपॉन I2 इक्वल टू है 1/3। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है वो दिया हुआ है E1 इक्वल टू 27 E2। तो आपसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटा। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम का रेशियो आप लोग कैसे ले सकते हो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, आई ओमेगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, आई ओमेगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को निकालकर काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट आप कर सकते हो, यही मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2k/i। ठीक है, तो ओमेगा आपको आ जाएगा √2k/i, या फिर क्या करो यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दो, तो एल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2k/i, तो यहाँ पे डाल दो 2k/i, आई से आई खत्म, तो यहाँ पे बचा I2k और ये एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से निकाल दो L1 स्क्वायर जो कि हो जाएगा I1 2k1, तो L1 स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स I1 कितना है, I1 है I2/i3, I2/3, और K1 कितना है, K1 है 27K2। ठीक है, L2 क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा I2 2 टाइम्स K2। अब दोनों को डिवाइड कर दो तो L1/L2 मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं ऊपर करता हूँ, तो L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर इक्वल टू I2 से I2 खत्म, K2 से K2 खत्म, 3 9 27, 2 9 2 से 2 खत्म, ये आ गया 9/1, रेशियो ले लो तो L1/L2 आ जाएगा 3/1। ये तो ऐसा थोड़ा घुमा फिरा के सोचना रहता है, हो जाता है यार चिंदी क्वेश्चन से। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये जो क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये काफी रूटीन क्वेश्चन है हमारे जेईई में। ठीक है, मतलब आपको नोट्स में, क्लास नोट्स में ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा करने को मिल जाएंगे, समझ रहे हो, मतलब आपको ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे दिख जाएंगे आपको। बाकी आप अगर चाहते हो कि मैं फुल सीरीज लेकर आऊं तो फिर गवर्नमेंट को बोलो कि MST CET पोस्टपोन करे, ताकि हम लोग वापस से लौट पाए मुंबई और आकर रिकॉर्ड कर सके। मतलब अगर CET पोस्टपोन होता है, मे एंडिंग तक चला जाता है, तो मैं यहाँ लौट कर जो बचे खुचे क्वेश्चन हैं, या फिर मैं देख लूंगा जो भी हार्ड क्वेश्चन छूट गए उनको भी यहाँ पे टेक ओवर कर लूंगा। फिलहाल ये क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे बोल रहा है कि 3 सॉलिड स्फीयर्स है। ठीक है, ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r। ठीक है, अच्छा सॉलिड स्फीयर या फिर डिस्क। चलो जैसे ये क्वेश्चन में स्फीयर लिखा हुआ है, पर पहले हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्क मानकर कर लेते हैं। ठीक है, चलो स्फीयर मानकर ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड रेडियस आर अरेंज्ड इन द फिगर। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है।
ठीक है, ऐसे अरेंज किया हुआ है। तो देखो जब भी आप लोगों का यहाँ पे ऐसा सिस्टम देना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना हो तो सिंपली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, इसका निकालो, तीनों को एडअप कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना होगा, इस पर्टिकुलर स्फीयर का कितना होगा। देखो स्फीयर के बेसिकली स्फीयर को छोड़ दो, फिलहाल अगर हम लोग इसको ऐसा माने कि ये डिस्क है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप मानो ये एक डिस्क है। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली एप्लीकेशन सिखाना चाहता हूँ, तो एप्लीकेशन आपको उससे बेहतर समझ में आएगा जिससे बेसिकली आप लोगों को थोड़ा बहुत ज्यादा आप वो रहो, फेमिलियर रहो। मान लो ये एक डिस्क है, क्वेश्चन भूल जाओ, क्वेश्चन जो भी लिखा था हट जाएगा। ठीक है, बेसिकली एक डिस्क है और इस टोटल सिस्टम का आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द एक्सिस ए बी। ठीक, अब देखो जो डिस्क होती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है, ये आपको पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का किस तरफ से होता है, जैसे मेरे पास यहाँ पे बॉटल का कैप है, चलो मैं इस बॉटल कैप को उठा लेता हूँ। ठीक है, तो वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना डिस्क का, वो बेसिकली इस एक्सिस से होता है, इस एक्सिस से, समझ रहे हो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का इस एक्सिस से कितना होगा वो हमें नहीं पता है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। बेसिकली ये एक्सिस की बात अलग है, ये क्या है, ये आप कह सकते हो अलॉन्ग द डायमीटर, और इसको क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। मतलब बेसिकली ये दो एक्सिस हो गया, समझ रहे हो। तो ये निकालते कैसे, यहाँ पे यूज आता है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का, थोड़ा बेसिक समझा रहा हूँ। जैसे मान लो देखो आपके पास डिस्क ऐसा है, ये ऐसे आपका डिस्क है, तो यहाँ से जब आप पास करते हो एक्सिस को तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। लेकिन अगर आप डिस्क को ऐसे रख दो, मतलब आप डिस्क को ऐसे रख दो और यहाँ से एक्सिस को पास करो तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/4। अब ये कैसे होता है ये हम लोग समझ सकते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से। कैसे, देखो बेसिकली लैग हुआ क्या हो रहा है, देखो बेसिकली जैसे आप लोगों का यहाँ पे एक डिस्क है, ठीक है, अब एक डिस्क पे यहाँ से एक एक्सिस गया है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4, यहाँ से एक एक्सिस जाएगा जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/4। ठीक है, तो ऐसा दो आप लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दैट इज mr²/4 और mr²/4। ठीक है, और ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस के जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा। तो इसका अगर mr²/4 है, इसका अगर mr²/4 है, तो इनके परपेंडिकुलर एक्सिस जो गई है, मतलब इसके अंदर जो एक्सिस गई है, अंदर मतलब बेसिकली ये वाली एक्सिस। नहीं समझ पाए, चलो बॉटल कैप को वापस लाते हैं, समझ नहीं पाए ना। देखो एक एक्सिस आपकी ऐसे गई, एक एक्सिस आपकी ऐसे गई, इन दोनों का कितना था mr²/4। अब इन दोनों एक्सिस के जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी वो कौन सी होगी, वो ऑब्वियसली ये वाली एक्सिस होगी। तो इसका कितना होगा, ये वाली और ये वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम के इक्वल होगा। तो ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों कितना था mr²/4 और mr²/4। अगर इन दोनों का मैं समेशन कर दूंगा तो मुझे ये वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, दैट इज mr²/2। इसका मतलब अगर इसको मैं एक डिस्क मानूं तो बेसिकली इस वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा mr²/4। ऐसे डिस्क है ना, ऐसा एक्सिस है तो mr²/4। इसका कितना हो जाएगा, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का। मान लो अगर ये यहाँ से पास होता तो कितना होता है mr²/4, अगर यहाँ से पास होता तो। अब मान लो अगर ये यहाँ से पास नहीं हो रहा है, यहाँ से पास हो रहा है, इसका मतलब r रेडियस दूर से पास हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा mr²/4 प्लस mr²। मतलब ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 5mr²/4। तो इसका मतलब इस डिस्क के लिए कितना हो जाएगा 5mr²/4। सिमिलरली इस डिस्क के लिए भी कितना हो जाएगा 5mr²/4। तो टोटल कितना हो जाएगा, इस डिस्क का हो गया mr²/4 और इन दोनों डिस्क का हो गया 5mr²/4, मतलब दो बार, तो 2 × 5mr²/4। तो बेसिकली इन सभी को ऐड करोगे तो 11mr²/4 आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन डिस्क का नहीं था फिलहाल, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक समझाने की ओर मैं चला गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने डिस्क का बता दिया। अब मैं आपको बता दूं सॉलिड स्फीयर का, क्वेश्चन पर वापस आते हैं। ये क्या है, बेसिकली एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। तो ये सॉलिड स्फीयर आप लोगों को कुछ ऐसा बनाया हुआ है इस तरीके से। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 2/5mr²। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है क्योंकि इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। डिस्क है तो कैसा वो फ्लैट होती है, लेकिन सॉलिड स्फीयर को कैसा आप कहीं से भी एक्सिस को पास करो वो वैसी ही बात होगी। तो 2/5mr² होता है, ठीक है। इसका कितना होगा, इसके लिए अगर ये एक्सिस यहाँ से पास होती तो कितना होता, यहाँ से पास होती तो होता 2/5mr², लेकिन ये पास यहाँ से हो रही है तो इसका मतलब प्लस mr² ऐड हो जाएगा। तो प्लस mr² कर दो तो ये हो जाएगा आपका 5 + 2 7, ये हो जाएगा 7/5mr²। तो इन दोनों डिस्क का कितना हो जाएगा 7/5mr² और 7/5mr²। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, चलो ये मान लो y डैश है फिर x डैश है, तो टोटल हो जाएगा 2/5mr² इस डिस्क का, और इन दोनों का कितना हो जाएगा 7/5 + 7/5, ये मतलब 2 × 7/5 बोल सकते हो। चलो ठीक है, पूरा लिख दो क्या जाएगा, ठीक है। तो टोटल आंसर का आ जाएगा 16/5mr², ठीक है, 16/5mr²। सेम टाइप का क्वेश्चन एक और बार आया था हालांकि, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड अबाउट इट्स डायमीटर इज टी इफ इट्स कास्टेड, चलो आई, इफ इट्स कास्टेड, ठीक है, इन 27 स्मॉल स्फीयर्स ऑफ द सेम डायमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर इज आई, ठीक है, इट इज देन कास्टेड इनटू 27 स्मॉल स्फीयर्स ऑफ सेम डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ न्यू स्फीयर इज, ईच न्यू स्फीयर इज। तो बेसिकली हुआ क्या होगा कि मान लो आपके पास एक डिस्क स्फीयर रहा होगा कैपिटल मास एम का, कभी डिस्क बोल दो तो समझ लेना स्फीयर बोल रहा हूँ अब से, ठीक है, क्योंकि डिस्क निकल रहा है मेरे मुंह से। इस बड़े स्फीयर को बेसिकली छोटे छोटे 27 छोटे छोटे स्फीयर्स में तोड़ दिया गया, ठीक है। अब इनका कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। मतलब अगर इन छोटे स्फीयर्स का मैं मास स्मॉल एम मानूं और सबका डायमीटर सेम है, तो सबका डायमीटर सेम है, इसका मतलब मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पे सबका जो स्मॉल एम है वो सेम होगा। इसका मतलब जो कैपिटल एम है वो इक्वल हो जाएगा 27 स्मॉल एम के। अब मास को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसको भी मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी तो दोनों स्फीयर की सेम होगी क्योंकि मटेरियल सेम है, तो वॉल्यूम 1 हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, कैपिटल आर मतलब इस बड़े वाले स्फीयर का रेडियस, और 27 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब मतलब छोटे वाले का रेडियस, ठीक है, 4/3। तो आप रूट ले लोगे तो ये आ जाएगा 3r, ठीक है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप क्या लिखते हैं? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिखते हैं 2/5 mr²। ओके, तो इस छोटे वाले स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो वो कितना आएगा? वो आएगा 2/5 स्मॉल एम स्मॉल r²। अब इस स्मॉल एम को आप क्या लिख सकते हो? यहाँ से आप लिख सकते हो कैपिटल M/27, तो ये आ जाएगा कैपिटल M/27। इस स्मॉल r को आप यहाँ से क्या लिख सकते हो? कैपिटल R/3 का स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा 2/5 कैपिटल M कैपिटल R² 1/27, 9 जो हो जाएगा 243। ये क्या हो गया आपका I 1 मान लो इसको, तो ये हो गया आपका I 1 डिवाइडेड बाय 243। तो आपका आंसर हो जाएगा I/243, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इसको निकालने का शॉर्टकट यही है कि आप लोगों को जैसे जो भी जितने भी पार्ट्स में टूटा है स्फीयर वो अगर आपको दिया रहे तो आप झटके से उसका क्यूब रूट ले लो, क्यूब रूट लेके उसका स्क्वायर करो और जितने पार्ट्स में टूटा था उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये 27 था, इसका क्यूब रूट लो कितना आया 3 का स्क्वायर करो कितना हुआ 9। अब जितने पार्ट्स में टूटा था उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 27 जा 243 आ गया आंसर। सब में वर्क करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थिन वायर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है? जैसे लीनियर मास डेंसिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होती है मास पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब इसका मास कितना हो गया स्मॉल m इंटू L, ठीक है। अच्छा, इसका लेंथ कितना है L, इसको बेंड किया गया सर्कुलर लूप में, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास एक थिन वायर था जिसका लेंथ कितना था कैपिटल L, इसको बेंड करके बनाया गया एक सर्कुलर लूप जो कि है कैपिटल L का, ठीक है। तो इस सर्कुलर लूप का जो सरकमफ्रेंस होगा वही इस वायर का लेंथ होगा। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, वही किसके इक्वल होगा L का। इसका मतलब रेडियस क्या आ जाएगा L/2π। तो बस सिंपल है। अब याद रखना कॉइल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है टेंजेंशियल एक्सिस के वो होता है 3/2 mr², ठीक है। तो 3/2 मास कितना है स्मॉल m इंटू L और रेडियस कितना है L/2π, तो L²/4π²। तो आपका आंसर आ जाएगा 3/8π² ml³। दिस इज इट, 3/8π² ml³। ओके, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज 1.2 इनिशियली बॉडी एट रेस्ट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मस्ट बी अप्लाइड इन अ टाइम ड्यूरेशन फॉर अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ दिस, ठीक है। तो बेसिकली इसमें सबसे पहले आप लोगों को ये निकाल लेना है कि ओमेगा कितना है। अब ओमेगा आप लोगों को एक बार मिल गया, चलो ठीक है करा देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को बोल रहा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ I ω²। अच्छा, हाफ mv² कब लेना है, हाफ mv² प्लस हाफ I ω² कब लेना है, हाफ I ω² कब लेना है। जब आपको बोले रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब सिर्फ वो इस काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, तो उस केस में आपको बाकी सारी कंसिडर नहीं करनी है। जब टोटल काइनेटिक एनर्जी बोले तो इसके साथ आपको हाफ mv² भी एडअप कर लेना है। जब वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बोले तो उसमें सिर्फ हाफ mv² लेना। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1500 जूल इक्वल टू हाफ I कितना दे रखा है 1.2। ω² यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो कैलकुलेट कर देते हैं। तो ω² की वैल्यू आ जाएगी 1502 या 3000, 3000 अपॉन 1.2। तो ω² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30,000 अपॉन 12। इसको जरा कैंसल आउट करो, 4 से काट दो, चलो 3 से काट दो, 3000 जा, ठीक है, 340 340 34 जा, ठीक है। फिर 4 से काट दो इसको, 425 जा और 00, तो ओमेगा आ जाएगा आपका 50, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि भाई एंगुलर, अरे यार सॉरी नॉस्टैल्जिया हो गया गाइस, पहले भी ऐसे ही कभी कभी स्लाइड हो जाती थी चीजें।
हाँ, तो बेसिकली वो बोल रहा है कि भाई 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर तक एंगुलर एक्सेलरेशन अगर ले जाना है तो कितने टाइम तक हमें वेलोसिटी देनी पड़ेगी। मतलब अल्फा क्या बोल रखा है यहाँ पे 25 बोल रखा है। और शुरुआत किससे किया था, रेस्ट से। तो ओमेगा इनिशियल कितना हो गया 0, ओमेगा फाइनल कितना हो गया 50। अब आपको ओमेगा पता है, अल्फा पता है कि आप टी नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ओमेगा एफ इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। ओमेगा फाइनल कितना है 50, ओमेगा आई कितना था 0, अल्फा कितना है 25 और टी आपको निकालने थे। यहाँ से टाइम आ जाएगा 2 सेकंड। यार बढ़िया क्वेश्चन पूछते हैं इन लोग, सच में दिल से रिस्पेक्ट यार, बढ़िया क्वेश्चन पूछते हैं इन लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखो आप लोगों को रोटेशनल डायनेमिक्स में ऐसे ही सॉल्व होंगे। आप फॉर्मूला लगाओ, उसमें चेंजेस करो, इधर उधर करो, हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दिया है, चाइल्ड इज फोल्डेड हैंड एट द सेंटर ऑफ द प्लेटफॉर्म अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज के। द चाइल्ड नाउ स्ट्रेचेस हिज आर्म सो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिकम्स डबल। ठीक है, सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नाउ, देखो काइनेटिक एनर्जी डबल करनी है। ठीक है, तो उसने सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को उससे डबल करना है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो जब वो अपने आर्म्स को स्ट्रेच करेगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डबल करेगा सिस्टम के, तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी। ठीक है, और वो कैसा, सेंटर पे खड़ा है ना। काइनेटिक एनर्जी कितनी है सिस्टम की, के है। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डबल करेगा तो ऑब्वियसली वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी। लेकिन यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि वहां पे फॉर्मूला आता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो इसमें ओमेगा भी आता है। ठीक है, तो आई थिंक काइनेटिक एनर्जी k/2 हो जाएगी, क्योंकि इसमें आर का भी एक फैक्टर होता है। देखो ऐसे क्वेश्चन फंसाने के लिए अक्सर आपको आ जाएंगे। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब मान लो उसने कुछ तो किया जिससे उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो डबल हो गया, लेकिन अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हुआ उसके हाथों को स्ट्रेच करके, तो वहां पे एंगुलर वेलोसिटी भी आधी हुई होगी। क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा का फॉर्मूला होता है v/r। आर डबल हुआ बेसिकली, तो यहाँ पे ये एंगुलर वेलोसिटी भी तो डबल, मतलब बेसिकली आर जब डबल हुआ तो एंगुलर वेलोसिटी भी तो कम हुई। अरे भैया आर को आप अगर r/2r कर दोगे तो ओमेगा क्या होगा, आर को अगर आप r से 2r करोगे मतलब 2 गुना बढ़ाओगे तो ओमेगा 2 गुना कम होगा ना, क्योंकि ओमेगा आर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हुआ तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा/2 हो जाएगा। समझ रहे हो, ये हो जाएगा हाफ इंटू 2i इंटू ओमेगा स्क्वायर बाय 4। इस 2 से इस 2 को खत्म कर दो, ये आ जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर पूरी की पूरी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और ये 2, तो k/2 हो जाएगा आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था वैसे, मुझे लगा नहीं था इतना खतरनाक होगा। अब एक क्वेश्चन पूछा, एंगल ऑफ बैंकिंग फॉर अ रेलवे गेज इज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/20। व्हाट इज द एलिवेशन ऑफ द आउटर रेल अबव द इनर रेल। ठीक है, तो थीटा कितना दे रखा है आपको, tan इनवर्स 1/20 दे रखा है। तो tan थीटा कितना हो गया, tan थीटा हो गया आपका 1/20। आपको क्या पूछ रहा है, एलिवेशन ऑफ द आउटर रेल अबव द इनर रेल। ठीक है, तो इसका आंसर देखो सिंपली आप लोगों को मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो सबसे पहली बात, एंगल ऑफ बैंकिंग से आप लोग ये निकाल सकते हो कि बेसिकली जैसे देखो मान लो इस तरीके से ये एंगल, ये रोड ऐसे बैंक हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा आपका थीटा। अगर आप tan थीटा बोलो तो tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो हम लोग मान लेते हैं कि भाई ये जो वैल्यू है ये है 20 और ये जो वैल्यू है ये है 1। ठीक है, और मीटर गेज रेलवे लाइन की एक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि उसके नाम में ही दिख रहा है आपको मीटर, जैसे मीटर ब्रिज होता था। तो मीटर ब्रिज का मतलब क्या है, उसकी लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर। तो वैसे ही मीटर ब्रिज रेलवे लाइन है, तो इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी होगी 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 100 सेंटीमीटर। अच्छा, तो हमें चाहिए क्या बेसिकली, ये बेसिकली tan इनवर्स में रेशियो दिया हुआ है ना, तो बेसिकली हमें हाइट चाहिए। तो हम हाइट ले सकते हैं, देखो कैसे ले सकते हैं हम लोग, देख लो सिंपली। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, अच्छा अगर tan थीटा 1/20 है यहाँ पे, तो sin थीटा आपको कितना दिख रहा है, sin थीटा आ जाएगा 1/100। देख रहे हो, sin थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो sin थीटा क्या आ जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 1/100। वैसे ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली करेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है ना। आप अगर देखोगे तो √399 आ रहा है, √399 की वैल्यू कहीं से भी 1 मीटर नहीं होती है। तो मेरे ख्याल से उनको क्वेश्चन में यहाँ पे sin इनवर्स 1/20 देना था, और ये मिस प्रिंट हो गया है, tan इनवर्स 1/20 आ गया है। ठीक है, तो मैं इसको sin इनवर्स 1/20 मानकर कर लेता हूँ, और बाकी अगर कुछ हो तो आप लोग फिर बताना। ठीक है, तो sin इनवर्स 1/20 अगर मैं इसको मानकर करता हूँ तो बेसिकली होगा ये कि बेसिकली एक रेलवे गेज है, तो ये हो गई इसकी हाइट, मीटर गेज है तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर, और ये लेंथ अब अननोन रहेगी। तो अभी राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को sin थीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है, यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू मिल रही है आपको 1/20। और अगर ट्रिग्नोमेट्री लगाओ तो अपोजिट क्या है h अपॉन, ये लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर।
तो 1/20 इक्वल टू एच अपॉन 100 अगर आप लगाओ तो ये 25 ज़ा 100, तो एच आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो वही आंसर है, ऑप्शन डी आंसर है। मुझे जहां तक लग रहा है एरर हुआ है यहाँ पे कुछ, तो क्योंकि आप लोग पिछला केस देखे वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कंडीशन को, या तो फिर हो सकता है मेरे नॉलेज में कोई कमजोरी हो। ठीक है, जो भी है आगे बढ़ते हैं। चलो, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि भाई 2 आइडेंटिकल पार्टिकल ईच ऑफ मास m सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, ठीक है, ईच ऑफ मास m सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d to pass through the midpoint of d, axis of rotation passes through the midpoint of d। देखो दो पार्टिकल है, एक मास m का, दूसरा भी मास m का, इनके बीच की डिस्टेंस है यहाँ पे d, और यहाँ मिड पॉइंट से ये पास हो रहा है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, एवरेज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का अगर k है, तो आप बताओ एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा आपसे पूछ रहा है, तो k बराबर क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्योंकि इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो d/2 डिस्टेंस से पास हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा m इंटू d/2 का स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पे दो पार्टिकल है तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा 2 टाइम्स m d/2 का होल स्क्वायर, या फिर कह सकते हो m d/2 का स्क्वायर प्लस m d/2 स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2md²/4, ये इससे खत्म किया गया md²/4, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल गया कितना है md²/4। ओमेगा स्क्वायर आपको निकालना है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी k है आपकी, ओमेगा स्क्वायर मतलब आपको ओमेगा निकालना है, करेक्ट। तो ये md²/2 बचा ना, ओके md²/2 बचा, तो ये आ गया आपका 4k/md² इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। रूट ले लो, रूट लोगे तो 4 पे रूट आएगा तो वो 2 बन जाएगा, d² पे रूट आएगा तो d बचेगा, अंडर रूट में चला जाएगा k/m, तो ये हो गई आपकी ओमेगा की वैल्यू, खत्म। सिंपल क्वेश्चन है बट फिर भी बढ़िया क्वेश्चन था ये, मैं भी थोड़ी देर के लिए सोचता रह गया। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रिंग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 4.9/π², ठीक है, kg मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इसमें बोला है विथ 300 rpm, यहाँ पे ओमेगा आपको दे रखा है 300 rpm। आप चाहिए तो इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लो, या फिर ये बेसिकली आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ठीक है, तो आरपीएम को आप आरपीएस में कन्वर्ट कर लो, तो 300 इंटू 2π/60 कर देते हैं, ओमेगा में कन्वर्ट हो जाएगा सीधा, तो 2π/60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6 0 0, 6 5 30, तो ये 10π इसका आ गया ओमेगा। फिर इसमें क्या बोला, समझ रहे हो ना, बेसिकली फ्रीक्वेंसी से ओमेगा में जाना है तो वही ओमेगा बराबर 2πf वाला फॉर्मूला होता है। बेसिकली 300 आरपीएम को पहले आरपीएस में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 10 आरपीएस, फिर अगर आपको ओमेगा में कन्वर्ट करना है तो सॉरी 5 आरपीएस आएगा पहले, फिर ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2πf, तो ये 2π से 5 को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10π आ जाएगा, वहां से आप ओमेगा में जा सकते हो, समझ रहे हो, ऐसे इसका कन्वर्जन होता है। फिलहाल देखो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में बोला कि भाई 120 से घटा दिया गया, 120 से घटा दिया गया मतलब अभी कितना है, अभी 180 आरपीएम, ठीक है, तो 180 आरपीएम है मतलब 3 आरपीएस है, तो यहाँ से ओमेगा क्या आ जाएगा, यहाँ से ओमेगा आ जाएगा 6π, ओमेगा क्या आ जाएगा 6π। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वर्क डन, भाई साहब मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आप वर्क डन कैसे निकाल सकते हो। यहाँ पे कुछ नन्हे मुन्ने बालक होंगे, ये नन्हे मुन्ने बालक जो परेशान हो गए होंगे बट जेई वाले जानते हैं कि जो वर्क डन होता है फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेज इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इट इज वर्क एनर्जी थ्योरम ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा बट अब से रट्टा मार लो, कभी भी वर्क डन निकालना हो काइनेटिक एनर्जी में दिया हुआ सब कुछ तो ये फॉर्मूला यूज करो, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा इनिशियल स्क्वायर, हाफ आई ले लो यहाँ से कॉमन, ओमेगा फाइनल कितना हो गया, ओमेगा फाइनल हो गया 6π, ओमेगा इनिशियल था 10π, ये हो गया 6π का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया 10π का होल स्क्वायर, ठीक है, तो हाफ आई कितना है, आई है 4.9/π², ये आ जाएगा 36π², ये आ जाएगा माइनस 100π², तो आपका आंसर आ जाएगा देखो 4.9/2π² मल्टीप्लाइड बाय माइनस 64π², माइनस को हटा दो क्योंकि चेंज लेना है बेसिकली आपको, π² से π² खत्म, 232 से ये खत्म, 32 इंटू 4.9 कितना आता है, 32 5 सा होता है 160, 160 में से आप 0.32, ठीक है, ठीक है 157 आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 5 सॉलिड स्फीयर्स दिया हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ बट ठीक है क्योंकि सॉलिड स्फीयर्स है 5-5 है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो एक और करा देता हूँ। देखो बेसिकली तीन स्फीयर्स यहाँ पे अलाइंड है, ठीक है, 3 स्फीयर्स बेसिकली एक लाइन में है इसमें, तो बेसिकली इस वाले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसका होगा 2/5 mr² प्लस mr²,
दैट इज कितना हो जाएगा 7/5 mr²। ठीक है, सिमिलरली इस स्फीयर का भी हो जाएगा 7/5 mr²। तो इन दोनों स्फीयर्स का मिला के कितना हो जाएगा 14/5 mr²। बाकी ये 3 स्फीयर्स का कितना हो जाएगा, ये 3 स्फीयर्स का हो जाएगा 2/5 mr²। तो इनका हो जाएगा 3 × 2/5 mr²। ये हो जाएगा 6/5 mr²। तो 6/5 mr² और 14/5 mr² जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 20/5 mr²। 20/5 मतलब 4 mr²। तो 4 mr² विल बी द फाइनल आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मुझे पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया था सीटी में, क्योंकि ये सीटी का लेवल यार लगता है बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। अब इस क्वेश्चन है वाला कंसिडर बॉल शोइंग इफ एन इम्पल्स ऑफ mv इज अप्लाइड टू द बॉल। ठीक है, यहाँ पे एक रॉड है, बेसिकली यहाँ से रोटेट कर रहा है, यहाँ पे एक इम्पल्स लगाया गया mv का। इम्पल्स इज नथिंग बट इम्पैक्ट ऑफ अ फोर्स। ठीक है, मोमेंटम करके समझ लो चलो फिलहाल के लिए। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी अगर यहाँ पे इम्पल्स लगा दिया तो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे आपको निकालनी है। तो यहाँ पे मुझे पता है बहुत सारे लोग नहीं सोच पाएंगे, तो देखो मैं भी इसे नहीं सोच पाया था। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करने हैं। देखो जिन क्वेश्चंस को आप ना सोच पाओ, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि आप ना सोच पाओ। ठीक है, तो बेसिकली जो प्रैक्टिस करके गया रहता है, जैसे ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिया, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मोर देन 50% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को वहां पे नहीं सोच पाएंगे। तो 50% स्टूडेंट्स आपसे पीछे हो जाएंगे अगर आप उस क्वेश्चन को कर ले गए तो, है ना, 50% आपसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसलिए आप लोगों को सोचने की तैयारी पहले से करनी शुरू कर देनी चाहिए। इसलिए मैं इस सेशन में उन क्वेश्चंस को जरूर उठा रहा हूँ जो हार्ड है, बाकी अगर कुछ छूट रहा है तो बाद में देखेंगे। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को हमेशा करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। जैसे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इसका क्या होगा, इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा mv/r। r क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर इस पूरी रॉड की लेंथ है l तो वो हो जाएगी l/2। एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे ना, तो l/2 हो जाएगा, सेंटर से डिस्टेंस l/2 हो जाएगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकालते टाइम बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी, क्योंकि अब ये रोटेट करने लगा इस इम्पल्स के कारण। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लगेगा I ओमेगा, और ये I किसके इक्वल होगा, बेसिकली पहले वाले मास के लिए I1, दूसरे वाले मास के लिए I2। तो पहले वाले मास के लिए यहाँ पे I क्या हो जाएगा m l/2 का होल स्क्वायर प्लस m l/2 का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ml²/4 प्लस ml²/4 कितना हो जाएगा, ml²/2 हो जाएगा। तो ये हो गया ml²/2। ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा v/l। ये हो जाएगा v/l। l मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, l/2। ये हो गया l/2। तो ये 2 से ये 2 खत्म, ये 2 से ये 2 खत्म, तो ये आ गया mlv। अच्छा नहीं, आपको ओमेगा ही तो चाहिए, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ये हो गया ml²/2 ओमेगा। ये हो गया फाइनल, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है तो दोनों को इक्वल कर दो। तो mv/l/2 इज इक्वल्स टू ml²/4 इंटू ओमेगा। आपको ओमेगा ही तो चाहिए, तो l से l खत्म, m से m खत्म, 2 2 = 4। तो यहाँ से ओमेगा आपका आ जाएगा, अच्छा ये 2 है ना, ये 2 है, तो ये 2 से 2 खत्म, तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा v/l। सो v/l विल बी द आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो एंगुलर एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला जो सबसे पहला पीवाईक्यू हमने किया था, वो यहाँ पे 2023 में 3 बार आया है। और वो जो एंगुलर मोमेंटम अगर l है, रेडियस ऑफ गायरेशन के है, वो 2022 में आया है एक और बार, समझ रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन मिल गया, पार्टिकल मास m है, ठीक है, वो रोटेट हो रहा है और पाथ ऑफ रेडियस जो है वो r है, जिसका एंगुलर मोमेंटम l है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे कितना एक्ट कर रहा होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r। लेकिन यहाँ पे बेसिकली आपको सेंट्रीपिटल फोर्स को रिप्रेजेंट करना है एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr। तो यहाँ से बेसिकली आपको ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पे कि वेलोसिटी वाला टर्म नहीं है, तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल दो, क्या हो जाएगा l/mr। तो इस वेलोसिटी की जगह l/mr पुट अप कर दो, तो यह आ जाएगा l²/m²r², और यहाँ पे भी है r, तो m से m खत्म, तो l²/mr³। तो l²/mr³ यहाँ पे ऑप्शन में होगा ही ऑब्वियसली, डी ऑप्शन। तो बस इधर उधर करके भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, देखो समझ रहे हो। तो बेसिकली यही सब है यार, इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और कुछ बताऊं, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये सब निकाल ही लोगे तुम, तो इसमें क्या ही बताना है, राइट। ओके, इजी क्वेश्चंस। लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ हॉलो सिलेंडर टू दैट ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑन रीचिंग बॉटम। बॉटम पे आने पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, g sin θ अपॉन 1 + k²/r² होता है। k²/r², उसके लिए देख लो और उसके लिए देख लो, इजीली हो जाएगा। और g sin θ आपने लगाया है, तो sin θ यहाँ पे 45 दिया है, 30 दिया है, ये आप लोग फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। आंसर कमेंट कर देना, चाहिए तो एक्सप्लेनेशन लिख देना, बाकी की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, और दैट्स इट यार। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है यार इसमें, अब आप लोग सॉल्व करो इनको,
ठीक है, अभी आप लोगों को मैंने थोड़ा सा स्टार्टअप दे दिया है, अभी स्टार्टअप दे दिया है, तो अभी आप लोग सॉल्व करना शुरू करो और उसके बाद फिर आप लोग बताओ कैसा चलता है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे मुझे रिपीटेड दिख रहे हैं। ठीक है, बेसिकली दिनेश सर की ब्रह्मास्त्र से ही मैं क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ, पीवाईक्यूज करा रहा हूँ, क्योंकि एमएसटी सीटी के पीवाईक्यूज के लिए सिर्फ एक ही बुक है पूरे महाराष्ट्र में, तो वहां से मैं आप लोगों को वो सब करा रहा हूँ। ठीक है, ओके, अब टू बॉडीज हैव देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई एंड 2i रिस्पेक्टिवली अबाउट देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन उनकी इक्वल है तो एंगुलर मोमेंटम का रेशियो क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। के इक्वल टू क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पर भी खेल है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो और इसको बढ़िया से सॉल्व करो। जैसे एक क्वेश्चन को हम लोगों ने किया था ना, एंगुलर मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी को पहले हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी में से हम लोगों ने ओमेगा निकाला था, फिर उसको एंगुलर मोमेंटम में हमने रिप्लेस किया था। वैसे इसको करना है, नहीं समझ रहे हो? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से हमने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी 2k/i, फिर L बराबर आई ओमेगा में हमने इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया था, L स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की जगह 2k/i। अब यहाँ पे k की वैल्यू सेम रहने दो। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो लो, उसके हिसाब से सॉल्व करो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे क्या है? I/2 है। हाँ, तो √2:1 या तो 1:√2 यहाँ पे आंसर होगा। जहां तक मुझे लग रहा है 1:√2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हो? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हैं, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। ठीक है, तो आई गेस ज्यादा क्वेश्चंस तो मैं नहीं करा पाया क्योंकि ऑब्वियसली रोटेशनल डायनेमिक्स थोड़ा हार्ड चैप्टर है। फिर भी मुझे यहाँ तक लग रहा है 60-70 क्वेश्चंस तक तो मैंने कवर अप कर लिया है। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट कर देना मैंने कितना कराया है। बाकी सेशन अब 1 घंटे का हो गया आई गेस, तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं और जल्द हम लोग मिलेंगे नए सेशन के साथ, नए उमंगों के साथ। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा यार कि मैं सब कुछ पढ़ा डालूं आपको खटाखट। थोड़ा सा स्टोरेज इशू भी चल रहा है, मैं रिजॉल्व करता हूँ सब कुछ, टेंशन मत लो। ओके, तो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बाकी आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करो, मैं कमेंट में जरूर आपको सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, पूरी कोशिश करूंगा, टेंशन मत लो। अच्छा देखो, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको मैं होमवर्क देकर जाता हूँ। अ पार्टिकल रेस्ट मूविंग विद कांस्टेंट, देखो, अ पार्टिकल एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इन सर्कुलर पाथ। एट व्हाट टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज हाफ द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो बस इसमें आपको कुछ नहीं करना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन r अल्फा होता है, उसको हाफ टाइम्स कर देना है। ठीक है, तो बेसिकली v²/r² इक्वल टू हाफ अल्फा कर देना है। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आपको कुछ दे रखी है क्या? अल्फा की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखी है, मतलब अल्फा को आपको अल्फा ही रखना है। तो अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है d⍵/dt। तो यहाँ से ओमेगा आप लिख सकते हो अल्फा t। ओमेगा आप क्या लिख सकते हो? अल्फा t। ठीक है, अल्फा क्या लिख सकते हो? ओमेगा/t लिख सकते हो। तो अल्फा की जगह आप लिख दो ओमेगा/t। ठीक है, यहाँ से t आप निकाल सकते हो। किसके टर्म्स में चाहिए? वैसे अल्फा के टर्म्स में चाहिए ना, तो ये करना सही नहीं होगा, अल्फा के टर्म्स में चाहिए। ओके, तो बेसिकली v को आप लिख दो ओमेगा²r, v इक्वल टू लिखो ओमेगा r, वही तो हमने किया था पिछले बार भी। v इक्वल टू ओमेगा r लिखो, तो हो जाएगा ओमेगा²r² इक्वल टू हाफ अल्फा। तो r² से r² खत्म, तो ओमेगा² आ गया हाफ अल्फा। अब ओमेगा को आप लिख दो अल्फा t, ये हो गया अल्फा² t² बराबर हाफ अल्फा। अल्फा से अल्फा खत्म, तो t² आ गया 1/2 अल्फा। तो t बराबर आ गया 1/√2 अल्फा। लगता है महाराष्ट्र बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन बन गया है। अल्फा भी रूट के अंदर है, तो 1/√2 अल्फा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, ओके गाइस, सो दिस इज इट, आई थिंक दिस इज डन। ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आज करा दिए। आई होप सेशन में मजा आया होगा और आप सेशन एंजॉय कर रहे हो। अगर सेशन एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसे शेयर करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ यार मिशन 2024 में जैसा HSC SSC के साथ हुआ वैसा बाकियों के साथ हो। मैं चाहता हूँ बहुत ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो और हमारे साथ लेक्चर्स को देखें। ठीक है, फ्री सेशन है यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है और मजा भी आ ही रहा होगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।